गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अब शायद इतने ही बच्चे आने हैं क्लास में। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना शो हो रहा है नहीं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम। ओके। तो आज मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था प्रैक्टिकल के लिए ना, तो मैं अभी जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है मैं उस सबका प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, कहाँ यूज़ है और कैसे यूज़ होता है। इसके अलावा जो भी मैं आगे से पढ़ाऊंगी उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हमने कल मतलब अभी तक जो है उसका सबका रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिकल यूजेस देखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे सारा। तो पहला हमारा आईपीओ के बारे में था, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन ये पढ़ाया था, और आज मैं और डिटेल से बता देती हूँ कि एक चित्तौड़गढ़ के बारे में बताया था, चित्तौड़गढ़ साइट के बारे में। इस पे क्या है, जो भी आईपीओ अपकमिंग आईपीओज हैं उनकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह चाहिए, उसकी भी डिटेल मिल जाती है। ग्लोबल सर्फेस लिमिटेड का देखते हैं, अभी ये क्लोज हो चुका है, 13 से 15 तक के लिए ओपन था। तो यहाँ पे देखो कंपनी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे रखा है कि कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, कब शुरू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल्स बता रखी हैं कि 2020 में टोटल एसेट्स कितने थे, रिवेन्यू कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, यानी कि प्रॉफिट टैक्स देने के बाद नेटवर्थ कितनी थी, रिजर्व सरप्लस, टोटल बोरोइंग्स, सेम ऐसी 21 का, फाइनेंशियल ईयर 22 का और 23 का। अभी 23 का नहीं बताया है क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 30 सितंबर तक बता रखा है इन्होंने, ठीक है। अमाउंट इन करोड्स ये भी बता रखा है। फिर ये जब जरूर बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी आईपीओ के लाने का, मतलब कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे बताती है। जनरली दो ही होते हैं उनके, कि कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए, या फिर डेट रिपेमेंट करनी है उनको, ठीक है। इसमें बता रखा है कि जो उनकी सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। तो आईपीओ डेट इसमें बताई हुई है 13 से लेके 15 तक की, जो कि अब क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग डेट जल्दी हो जाएगा, अभी बताई नहीं हुई। फिर फेस वैल्यू, मैंने आपको फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जो इनिशियल वैल्यू होती है एक कंपनी जब रखती है उसकी, तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है। एक सेकेंड। फिर हमने लॉट साइज के बारे में पढ़ा था। लॉट साइज मिनिमम आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको ज्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके मल्टीपल्स में आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसमें 100 शेयर्स लिखा हुआ है। फिर इशू साइज की कितना जो शेयर्स जो है कंपनी इशू कर रही है और कितनी अमाउंट के हैं वो शेयर्स। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में डिफरेंस बताया था, जो शेयर्स पहली बार इशू हो रहा है, जिसकी कोई शेयर होल्डर अभी तक है नहीं, ठीक है, वो फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल जब कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है वो आप अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है, ठीक है, उसकी अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं। इशू टाइप क्या है, बुक बिल्डिंग इशू है, मैंने इसके बारे में बताया था कि जो अंडर राइटर्स होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, उसके बाद कंपनी का प्रोस्पेक्टस वगैरह शो करके इन्फॉर्मेशन देके उससे पूछते हैं कि उनकी नज़र में क्या उनकी वैल्यू है। तो एक प्राइस बैंड बन जाता है। मैंने 100 to 150 का एग्जाम्पल लिया था। और सेम उसको हम बुक बिल्डिंग इशू बोलते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, बीएससी एनएससी। ये पी जो है वो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो के बारे में बताया हुआ है, तो वो हम जब फंडामेंटल्स का भी पढ़ेंगे तो हम तब देखेंगे उसका। मार्केट कैप मैंने आपको बताया था कि आज की करंट वैल्यू क्या है हमारी कंपनी की, उसको अगर हम सेल करने जाएंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो ये 593.35 बता रखा है, करोड़ में है वैल्यू। फिर मैंने क्यू आई बी की भी बताया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि कौन कौन होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। तो 50 मैंने बताया था कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, उनको उतना परसेंट इशू करना कंपलसरी है। तो 35% रिटेल्स के लिए बताया था, तो उन्होंने 35% रिटेल्स के लिए किया हुआ है, 50% क्यू आई बीज के लिए किया हुआ है। और जो बचा हुआ है वो 15% वो एच एन आई, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो, जिनके जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है।
फिर इसमें ये बताया हुआ है कि इसमें टाइम टेबल के बारे में कि ओपनिंग डेट इसकी 30 मार्च थी, क्लोजिंग डेट 50 मार्च है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 मार्च तक उसको अलॉट हो जाएंगे जिसको शेयर्स अलॉट होने हैं। फिर जिनको अलॉट नहीं होने हैं उनको रिफंड हो जाएगा 21 तारीख को। फिर शेयर्स डीमैट में कब क्रेडिट होंगे, तो मैंने बताया था T+1 डे होता है, तो वो देखो अगले ही दिन हो जाएंगे क्रेडिट। फिर लिस्टिंग डेट 23 है, ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि रिटेल को मिनिमम जो है एक शेयर्स के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 100 शेयर्स होते हैं, जिसकी अमाउंट जो मनी वैल्यू है वो 14,000 हो गई। मैक्स वो कर सकते हैं अप्लाई 14 लॉट्स के लिए, जो कि 1400 शेयर्स हो गए, क्योंकि जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो 2 लाख से कम आ रहा है यहाँ पे। फिर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए मिनिमम जो है 15 लॉट्स हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो 1500 शेयर्स उनको इसमें मिलते हैं, और 2,10,000, और मैक्सिमम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं 72 लॉट्स, जो शेयर्स बनते हैं 7,200, 1,08,000 रुपए की अमाउंट का वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा इसका आईपीओ का रिव्यू के बारे में बता रखा है, और उस कंपनी क्या करती है वही यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। फिर ये बता रखा है, मैंने आपको बताया था कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है कि चलो हम लोग लेके आए 10 लाख रुपए के लिए आईपीओ लेके आए, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो जितने हमने 10 लाख शेयर्स जो हमने आईपीओ में लाए हैं इश्यू करने के लिए, वो फुल्ली मतलब 10 लाख के लिए ही लोग अप्लाई कर दे, या फिर हो सकता है वो 12 लाख के लिए अप्लाई करे, या हो सकता है वो 9 लाख के लिए अप्लाई करे। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि फुल्ली सब्सक्राइब है वो, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है, और इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो रखा है, इन्होंने शो कर रखा है यहाँ पे। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके ओके, यहाँ बारिश हो रही है ना, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने बताया हुआ कि 12.21 टाइम्स जो है ज्यादा सब्सक्राइब हो रखा है वो। फिर उसमें कैटेगरी वाइज बता रखा है कि किसमें कितना टाइम्स हो रखा है। देखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 8-9 टाइम अप्रोक्स उन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई कर रखा है। जो HNI है उन्होंने इतना कर रखा है 35-33, जिसका 10 लाख से ऊपर है, पूरी डिटेल बता रखी है। रिटेल इंडिविजुअल्स ने 5 टाइम्स मोर इसमें अप्लाई कर रखा है, टोटल 12.21 हो गया, ठीक है। फिर एंकर इन्वेस्टर उनको बोलते हैं QIBs को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। उन्होंने उनके बारे में बता रखा है कि कितने शेयर्स उनको ऑफर किए गए हैं, बस पूरी उसमें डिटेल्स हैं। तो इसमें आप लोगों को आईपीओ की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो किसी पर्टिकुलर आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है वो हम कैसे डिसाइड करें। तो हम उसके आईपीओ में जो उसके प्रोस्पेक्टस है उसमें उसकी सारी डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलेगा, ये आपको सेबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे इसको देखना है। ये सेबी आप सबको पता होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हमारे स्टॉक मार्केट की, वो ये है, ठीक है। ये फाइलिंग्स में जाके यहाँ पे पब्लिक इशू के अंदर ये है, एक है ड्राफ्ट है ये, और ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो हम इस पे जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे देखो हम अलग अलग कंपनी जो आए। हाँ जी, आकृति माई कौन है? ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसी कंपनी का देख रहे थे, तो इसी का प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। ये प्रोस्पेक्टस जैसे इसमें 550 पेजेस के आसपास होंगे शायद, बहुत सारे पेजेस का होता है, तो हमें ये सारे पेजेस पढ़ना जरूरी नहीं है। आप आईपीओ के बारे में और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना और देखना कि कौन कौन सी चीजें जो है हमें जरूरी है किसी आईपीओ में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसमें सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो बता रखी होती है, कंपनी का नाम, और ये देखो कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है। प्रमोटर कौन होते हैं?
जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है, जिसके दिमाग में आइडिया आया था, जिसने एफर्ट्स लगाया उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में पता है। ऑफर फॉर सेल कितने करेंगे ये लोग, कि कौन एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना सेल करना चाहता है, कौन, उसका नाम क्या है। फिर उसके अलावा बुक बिल्डिंग इशू, जो बुक रनिंग मैनेजर का नाम लिख रखा है, रजिस्ट्रार टू द ऑफर लिख रखा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी इंफॉर्मेशन है। इसका आप लोगों को कंपनी के बारे में जानना हो तो आप लोग कंपनी की ओवरव्यू को देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा इंडेक्स दे रखा है इसका, कि कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो मैंने जो जो बताया था प्रोस्पेक्टस के बारे में, अगर किसी को मतलब टाइम मिले तो इसमें एनुअल रिपोर्ट सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टस को लेके, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। और हमने ये इशू साइज का हमने कवर किया था। लॉट साइज हो गया, ऑफर प्राइस हो गया, ऑफर फॉर सेल हो गया, फ्रेश इशू हो गया। फिर एफपीओ का बताया था, एफपीओ फॉर द पब्लिक ऑफर, जब जो कंपनी है वो और ज्यादा फंड रेज करना चाहती है आईपीओ के लाने के बाद, तो वो एफपीओ लाती है फॉर द पब्लिक ऑफर। सेम इसमें ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है, और कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करने के लिए हो सकता है। ऑफर फॉर सेल जनरली इसलिए भी होता है एफपीओ में, क्योंकि सेबी की कुछ गाइडलाइंस है कि इतना शेयर होल्डिंग होना, मतलब डाइल्यूट होना जरूरी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए भी हो सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेटली जिनको हम जानते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज हो गए, प्रमोटर्स हो गए, उनको हम लोग शेयर्स जो है वो दें, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो क्यू आई बीस भी इसी के अंदर आते हैं। मैक्सिमम 50s को ही हम लोग दे सकते हैं, ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। फिर मार्केट कैप हमने पढ़ा था, अभी मैंने बता भी दिया कि कहाँ पे काम आएगा। मार्केट कैप कितना है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो आप 100 कंपनी लार्ज कैप में आती है, 100 to 250 तक स्मॉल कैप मिड कैप में आती है, और 250 के बाद जितनी है वो स्मॉल कैप के अंदर आती है। फिर हमने स्टॉक मार्केट के बारे में भी पढ़ा था कि मतलब स्टॉक मार्केट ही पढ़ रहे हैं वैसे तो हम। प्राइमरी मार्केट इसमें और सेकेंडरी मार्केट, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। और इसके अलावा न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट टाइम कंपनी जो है आईपीओ लेके आती है, और इसमें डायरेक्ट इशूअर और कंपनी के बीच में ट्रेड होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रेड होता है। अब जो इन्वेस्ट इसने कर दिया है, तो अब वो कब उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो खरीदना ही हुआ बस। सेल करने के लिए जब वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तब वो उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो आप जैसे ही वो लिस्ट हुए आप हाथ के हाथ सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक लॉक इन पीरियड भी होता है, फिक्स होता है कि क्यू आई बीज के लिए कितना होगा, फिर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कितना होगा, हाई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कितना होगा। फिक्स लॉक इन पीरियड, मतलब कि तब तक आप अपने शेयर्स को होल्ड करना कंपलसरी है, बेच नहीं सकते उन्हें। फिर वो लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद अब सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी बीएससी जो होता है, आप उसको सेल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? समझ में आ Yes, रहा ma'am. है, ओके। फिर एफपीओ लेके भी हम आते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, और इसमें डायरेक्टली बिटवीन टू इन्वेस्टर्स के बीच में वो होता है, ट्रेड होता है। फिर ये भी हमने कवर कर लिया था, कॉमन साइज, इशू प्राइस, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है। अच्छा, इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में एक डिफरेंस मैं बताना भूल गई थी। इंटरेस्ट जो होता है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यानी कि कोई भी जो कंपनी है, अगर उसने डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर आल्सो सिक्योरिटीज, तो ये क्या होते हैं डिबेंचर्स, इसमें आपको इंटरेस्ट जो है ना वो देना कंपलसरी है, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी लॉस करे या प्रॉफिट करे। दूसरी तरफ डिविडेंड में क्या है, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना तो ही वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसमें कंपलसरी नहीं है। उसमें बहुत सारी डिटेल हो जाती है। प्रेफरेंस, जैसे कि इक्विटी भी दो टाइप की होती है, प्रेफरेंशियल और सॉरी, शेयर्स भी दो टाइप से इशू होते हैं, प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर्स। उसमें भी फिर आपको डिविडेंड किस तरीके से मिलना है, बहुत सारी डिटेल्स है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। फिलहाल हम इंटरेस्ट और डिविडेंड का पढ़ रहे हैं। तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, चाहे कंपनी प्रॉफिट बनाए या लॉस करे, ठीक है। और डिविडेंड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपनी डिक्लेयर करे ना करे वो उसकी मर्जी है। तो एक ये भी लॉस है डिवेंचर्स को इशू करने का, क्योंकि उसमें आपको वो देना ही होता है अमाउंट जो है इंटरेस्ट का। फिर हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। प्रोमोटर्स, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये जो वही प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है नॉलेज का। मनी कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था ना,
तो इसमें मैं पूरा बताती हूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें जो है वो काम की हैं। नेटवर्क इश्यू की वज़ह से शायद नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सर्च बार है यहाँ पे हमने कंपनी सर्च की, ये नीचे वाली से अडानी एंटरप्राइजेज़ ही देख लेते हैं। फिर मैंने कल बताया था आपको, ये कंपनी का नाम लिख रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई पे देख रहे हो आप, बीएसई पे प्राइस देख रहे हो, दोनों पे देख सकते हो। फिर इसका मार्केट प्राइस आज कितना पे क्लोज हुआ है वो बता रखा है, 1882 पे क्लोज हुआ है। फिर वो कितना परसेंट ऊपर गया था, नीचे गया था, वो उसके बारे में बता रखा है। फिर डे का रेंज हाई लो कितना था, मैंने ये सारी डिटेल्स कल बता दी थी। अब मैं आज एक्स्ट्रा कुछ बताती हूँ इसमें। ये जो है इसमें जो हमारे ये पार्ट है इन कॉर्पोरेट एक्शन, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग और पीएस, हम इसके बारे में देखेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये प्राइसेस को अफेक्ट करता है। एक तो अगर आपको ये कंपनी के बैलेंस शीट जिन फंडामेंटल एनालिसिस करना हो, जिसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो आप इधर से देख सकते हैं। इसमें इनकम स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैलेंस शीट की मिल जाएगी, कैश फ्लो की मिल जाएगी, रेशियोज के बारे में पता लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे, लेकिन ये बेसिक्स में हम लोग नहीं कवर कर रहे क्योंकि ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल हो जाएगा, मतलब बेसिक से ऊपर ही है ये फंडामेंटल्स है सारे, उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी होगी हमें, जब हमें ये सबको समझ में आएगा। बाकी हमने क्लासेस में भी पढ़ा है, कॉमर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लास में ये पढ़ा है, सारे अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम शायद कम बच्चों ने ध्यान दिया था, उनका यूज हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन उस सबका यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ईयरली रिजल्ट, कैश फ्लो, रेशियोज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ प्रोवाइड हो जाती है। फिर यहाँ पे पता लग रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कि प्रोमोटर्स के हाथ में कितना है, एफआईआई के हाथ में कितना है, डीआईआई कितना शेयर होल्डिंग है, पब्लिक का कितना है, अदर्स का कितना है। ठीक है, अब इसमें प्रमोटर की होल्डिंग क्यों मैटर करती है? क्योंकि वो लोग हैं जो उस कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होगी तो अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें ये प्लेज का बताया हुआ है। ठीक है, प्लेज मतलब कि शेयर्स को गिरवी रखना, जैसे हम लोग कोई लोन लेने के लिए अपना कोई असेट गिरवी रख रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग एक कंपनी जो है अपने शेयर्स को गिरवी रख रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये प्लेज शेयर्स अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि अब कंपनी के पास और कुछ नहीं था तो उसने शेयर्स को ही प्लेज कर दिया। तो एक नेगेटिव साइन है जब भी हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं कि उसने अपने जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स प्लेज पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बैड साइन होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत कम नंबर में प्लेज किए हुए हैं, होल्डिंग्स जो है ज्यादा है काफी। फिर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग्स बता रखी हैं। डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होता है, डीआईआई का मतलब, एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पब्लिक उसमें फिर आरआईआई, एचआईआई आ जाते हैं, और अदर्स में नो डेटा। ठीक है, फिर इसमें और भी इंफॉर्मेशन ये है, पीयर्स होता है मतलब और जो कंपनीज है उनके साथ कंपैरिजन करके बता रखा है कि इसी सेक्टर में अडानी इंटरप्राइजेस के अलावा सुंदरराम, रेडिंगटन, अपोलो ट्राइकोट, ये सब का बता रखा है। सबसे ज्यादा प्राइस नंबर 1 पे यही है, प्राइस इसी का ही है। परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है प्राइसेस में, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, यानी कि आज की डेट में अगर मैं अडानी इंटरप्राइजेस को सेल करूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा। फिर पी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी, और आरओई, रिटर्न रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, 1 ईयर परफॉर्मेंस कैसी रही, नेट प्रॉफिट। तो ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत डीप में जाना पड़ेगा, जब ये हम समझते हैं। तो इसके अलावा एक चीज और है, कॉर्पोरेट एक्शन का रह गया। ये जैसे इसमें बता रखा है अनाउंसमेंट के बारे में, कोई भी करंट अनाउंसमेंट हुई है, रिसेंटली कोई अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में डिटेल बता रखी होती है। यहाँ पे समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? हेलो। Yes, ma'am. और आज तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है ना। तो बोर्ड मीटिंग में फिर ये बताता है कि अलग अलग बोर्ड मीटिंग्स कब कब हुई हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, क्वार्टरली रिजल्ट आना, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी अदर पर्पज से हो सकता है। फिर यहाँ पे डिविडेंड, पहले जो है ना डिविडेंड परसेंटेज की फॉर्म में डिक्लेयर होते थे, लेकिन अब रुपीज के फॉर्म में होते हैं कि आप लोग फेस वैल्यू पे कितने रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। अगर इसकी मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है तो वो 1 रुपए का 10 रुपए पे 1 रुपए आपको मिलेगा। मार्केट वैल्यू पे आपको नहीं डिविडेंड मिलता है, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू इसकी 12,000 है, 13,000 है, ऐसे है, तो ये हो जाते हैं। ठीक है, फिर स्प्लिट्स और बोनस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात अभी हम आज कवर करेंगे या फिर कल कवर करेंगे इसके बारे में।
फिर वो राइट्स आपको बता रखे हैं कि राइट्स का है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बता रखा है कि मीटिंग्स कब कब हुई है। ये जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बोनस और स्प्लिट्स का है और डिविडेंड का है। डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, बोनस स्प्लिट्स के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोमोटर्स का बता दें कि कहाँ यूज होना है इन प्रोमोटर्स का। फिर शेयर प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि जो शेयर प्राइस में चेंज हो रहा है किस वजह से हो रहा है। फिर डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने बताया था, तो अब इसका भी मैं प्रैक्टिकल यूज बताती हूँ। मैं अपना अकाउंट खोल रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और प्रैक्टिकल समझ में आ जाए कि कैसे होता है काम। अब ये एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है, डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं खुलवाने होते ज्यादातर जगह, एक साथ ही खुलते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पे कंपनीज के सारे नाम, ये वो कंपनीज है जो मैंने खुद ने ऐड की हुई है। ऐड कैसे करते हैं कंपनीज को, यहाँ ऐड स्क्रिप्ट पे जाइए, यहाँ आप कंपनी का नाम लिखिए, सभी सेगमेंट्स की हैं तो यहाँ आ जाएंगे। कैश सेगमेंट जो कि हमारे शेयर्स होते हैं वो कैश सेगमेंट के अंदर आते हैं। फीचर एंड ऑप्शंस जो हैं वो अलग है, वो कैश सेगमेंट नहीं है, वो डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं। इंडेक्सेस जो हैं जितने भी इंडेक्स वाले, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कंपनी, हम अडानी को ऐड करते हैं, अडानी का साइन किया है, एक सेकेंड, या तो मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी ऐड हो रखी है इसमें। अब जैसे पीएनबी हाउसिंग, एक्सिस बैंक, टाटा पावर, ये सब। अब ये जो है चार्ट्स बता रखा है, ये टेक्निकल एनालिसिस में हम जब करेंगे वो, तो हम ये सब कवर करेंगे कि चार्ट्स को कैसे देखते हैं, ये सब का क्या मतलब है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। ओके ओके हाँ जी हाँ जी। यस मैम। ओके। अब मुझे एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे इंडिसेस जो भी आप सर्च करना चाहो उसका आ जाएगा। इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा था। इंडेक्स और डिफरेंट बहुत सारे इंडेक्स को इंडेक्सेस बोलते हैं। तो आईटीसी, जैसे मैं इसको बाय करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ बाय पे क्लिक किया। अब मैंने एएमओ के बारे में बताया था, आफ्टर मार्केट आवर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें अब ये बता रहा है कि अभी जो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही होगा, ठीक है। फिर एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे होता है सेम डे के लिए और डिलीवरी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। कि इंट्राडे मतलब कि मैं आज ही वो शेयर खरीद के आज ही बेच दूंगी। डिलीवरी, मैं उसको होल्ड करना चाहती हूँ, तो मैंने डिलीवरी पे क्लिक किया कि मैं उसको होल्ड करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगी कि मैं आईटीसी के कितने शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी डाल दी। फिर यहाँ पे मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस अब ये है कि अभी हाल फिलहाल इसका जो प्राइस है वो ये है। डिपेंड करता है, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, मार्केट ऑर्डर। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं एक बार कि ये सब क्या होता है। ऑर्डर्स क्या होता है, ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि हम कौन सा शेयर खरीदना चाहते हैं वो बताना, फिर उसकी क्वांटिटी को बताना, फिर वो डिलीवरी है या फिर इंट्राडे है ये बताना, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं ये बताना, ठीक है। अब जो ऑर्डर्स के टाइप हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि अभी जो शेयर का करंट प्राइस चल रहा है ना, उसी पे ही मैं उसको बाय या सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर जैसे 100 रुपए चल रहा है तो 100 रुपए में मुझे मिल जाएगा, 101.1 चल रहा है 101.1 में मिल जाएगा, 102 चल रहा है 102 में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मार्केट प्राइस पे ही। एक होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है कि प्राइस जो है ना 100 रुपए चल रहा है, लेकिन मुझे ये जो शेयर है वो मुझे
90 रुपए पे चाहिए। जब तक ये 90 नहीं होगा ना, ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं बता, इसमें मैंने वो बनाया हुआ है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर में मेरा इसमें क्या है, हम मान लेते हैं लिमिट ऑर्डर जो है ना वो लड़का है, सॉरी लिमिट ऑर्डर जो है वो लड़की है और मार्केट ऑर्डर जो है वो लड़का है। क्यों? क्योंकि जो लड़के होते हैं ना वो बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो बार्गेन नहीं करते, वो कहते हैं जितने का है उतने का दे दो। तो सेम मार्केट ऑर्डर्स में है कि जितने का है उतने में हमने खरीद लिया। लेकिन लिमिट ऑर्डर में क्या है कि हम लड़कियां बार्गेनिंग करती है कि मुझे ये 100 का नहीं 90 का चाहिए। तो वो जब तक उसका प्राइस 90 नहीं करेगा ना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और वो आपकी ऑर्डर बुक में ही पड़ा रहेगा जब तक। हीरा, मैंने 100 शेयर्स के लिए ऑर्डर दिया 190 रुपीज ईच, लेकिन उसका प्राइस 200 चल रहा है। अगर वो प्राइस 190 तक आ जाता है तो वो ऑर्डर बुक से ट्रेड बुक में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो शेयर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस 190 टच नहीं किया तो वो शेयर्स हमें नहीं मिलते हैं, वो ऑर्डर बुक में रहते हैं। और अगर पूरे दिन में 190 नहीं पहुंचा तो वो ऑर्डर अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर? मार्केट ऑर्डर यस मैम। ओके। फिर अब होता है, एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर में स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है हमारा जो लॉस है ना उसको लिमिट में करना। कि यार जिसको प्राइस हो सकता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से एकदम प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। मान लो आपने बाय किया हुआ है, प्राइस बहुत डाउन चला गया, 100 से सीधे 50 आ गया, वैसे इतना तो नहीं आएगा, मान लो 80 आ गया, ठीक है। तो आपको 20 रुपए का नुकसान से, ये आप एक शेयर थोड़ी खरीद रहे होते हैं, लोग करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके मल्टीपल में नुकसान होता है। अब हम ये अपना जो लॉस है उसको लिमिटेड कर ले, उसके लिए हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं कि जैसे ही ये प्राइस 99 पे आए ना, मेरा अपने आप ही ऑर्डर जो है वो सेल हो जाए। तो मेरा लॉस यहाँ पे एक मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ शेयर है मान ले 5, तो 5 रुपए मेरा लिमिट हो गया लॉस जो है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, हम सबको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे जो लॉस है वो लिमिटेड हो सके और इसका 2 to 3 टाइम्स जो है हम लोग अपना प्रॉफिट का लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैंने 100 रुपए का प्राइस है, मेरे को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैंने 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ, 104 हुआ, लेकिन मैं सोच रही हूँ और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन अब ये 106 पे आके वापस नीचे आ गया और आपके प्राइस से भी नीचे चला गया। तो जो प्रॉफिट आपको हो सकता था ना वो भी नहीं हुआ और नीचे आ गया प्राइस। इसमें क्या है, आप अपना टारगेट फिक्स रखो, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे कि अगर आपने यहाँ पे पहले तो ये जो है आप स्टॉप लॉस कह रही, सॉरी, अगर आपने यहाँ पे 105 पे अपना टारगेट लगाया होता तो आप इसको सेल कर देते तभी और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। तो लालच के चक्कर में नहीं आना है। उसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं बताती हूँ कैसे होता है कि 100 है, मैंने अपना 99 पे क्या लगा रखा है, एसएल लगा रखा है, और मेरा क्या है 105 पे टारगेट प्राइस जो है हिट हो गया। अब मार्केट और ऊपर जा रही है 105 से, अब वो 105 से 107 पहुंच गई। तो जब वो और ऊपर जा रही है तो मैंने ये एसएल यहाँ से हटा के 105 पे लगा दिया, ठीक है। तो अगर अब वो नीचे वापस भी आता है तो 105 पे एसएल हिट होगा और 5 रुपए प्रॉफिट अब मुझे अभी भी रहेगा। अब ये 107 से दोबारा 109 पे पहुंच गया, अब आप अपना स्टॉप लॉस फिर चेंज कर दो, 107 लगा दो। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से क्या होगा, आपके प्रॉफिट जो है वो फिक्स हो जाएंगे और लॉसेस जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे और जो आपका प्रॉफिट लॉस हो सकता था वो भी कवर हो जाएगा। ये समझ में आया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का? ये मैंने इसमें कवर नहीं किया है बेसिक्स में, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। आया समझ में क्या है इसका मतलब? रिस्पॉन्ड ही नहीं करते आप लोग। मैम हाँ जी, स्टॉप लॉस ऑर्डर समझा, वो हम्म, बाद में ट्रेलिंग ऑर्डर वो नहीं समझा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ ये सारा। हाँ ये काफी काम की चीज है तो ये आनी चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से बताती हूँ दोबारा। पहले हम एसएल के बारे में एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। अब एक चेयर है हमारा एबीसी, ठीक है, उसका जो प्राइस है 100 रुपीज चल रहा है। मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ। बुलिश मतलब मैं सोच रही हूँ कि मतलब मेरी स्टडी के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगी, यानी 100 रुपए का 105 110 ऐसे होगा, ठीक है।
अब ऐसा मैं प्रिडिक्ट तो कर रही हूँ, मार्केट नीचे भी जा सकती है, अब वो बहुत नीचे भी तो जा सकती है। अगर मान लो कि ये 20 पॉइंट्स नीचे आ गई और मल्टीप्लाई मैंने 50 शेयर्स खरीदे हुए, तो मेरे को तो एक सेकंड में ही 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। लोग लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, हम 100 रुपए का सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो मेरा ये लॉस लिमिटेड हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँ? उसके लिए मैंने क्या किया, 99 पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि जैसे ये प्राइस 99 हिट होगा ना, मेरा जो ये शेयर है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस तो हिट किया, फिर वापस ये ऊपर चला गया, लेकिन फिर वही है कि अगर ये स्टॉप लॉस और भी नीचे जा सकता था ना, ये तो वो लॉस आपका लिमिटेड हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये हो गया सिंपल स्टॉप लॉस के बारे में कि मैंने अपने लॉस को जो है वो लिमिटेड कर लिया। ठीक है, अब मेरा जो प्राइस है, मैंने सोचा ऊपर जाएगा, ये ऊपर तो गया, 105 भी गया, 106 भी हो गया, 107 भी हो गया, लेकिन फिर ये वापस नीचे आ गया और 100 से भी नीचे जाके 80 तक पहुंच गया। मेरा जो प्रॉफिट हो सकता था वो तो मुझे मिला नहीं, ऊपर से लॉस और हो गया इतना ज्यादा। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? तो उसको कंट्रोल करने के लिए जब ये 100 था और ये 105, एक तो अपना प्रॉफिट लिमिटेड, अपना रिटर्न को देख के चलो कि कितना आपको रखना है। मुझे 20% रखना है, 10% रखना है, 5% रखना है, 2% रखना है, वो आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि मेरा 5 पॉइंट्स का था कि 5 रुपए जैसे बढ़ेगा मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जा रही है, तो 110 पे पहुंच रही है, 110 पे पहुंच सकती है, तो मैंने जो एसएल अपना 99 पे लगाया था ना, उसको मैं छोड़ के अब क्या कर सकती हूँ, 105 पे लगा लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो अगर मान लो कि मार्केट 110 पे पहुंच के नीचे भी आती है, तो मेरे को 105 पे एसएल हिट हो जाएगा और ये 5 रुपए तो मिलेंगे ना, रेदर देन कि पूरा नीचे आके मुझे लॉस हो जाता। अभी समझ में आया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का? यस मैम, अभी समझा। ओके, यस। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर भी दो तरीके से होते हैं। ठीक है, ये रहा कि एक इसमें लिख रहा है कि लोअर देन द बाइंग प्राइस, अगर हमने 100 पे खरीदा है तो उससे नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस लगता है, उसके ऊपर थोड़ी लगेगा। लेकिन दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि आपने शॉर्ट सेल किया हो, कल मैंने शॉर्ट सेलिंग का बताया था कि सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर। ठीक है, शॉर्ट सेल किया हो तो उसमें आपको मार्केट नीचे जाने में फायदा है ना, कि 98 95 पे पहुंचेगी तो आपका प्रॉफिट होगा। शॉर्ट सेलिंग का मतलब समझ में आया था ना? यस मैम। तो अगर यस मैम। इसमें स्टॉप लॉस लगाना हो तो मैं कहाँ लगाऊंगी? इसमें स्टॉप लॉस में ऊपर लगाऊंगी, 105 पे, 106 पे, क्योंकि अगर इसमें प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा, तो यहाँ स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा। ये समझ में आ गया? इसका उल्टा क्या होगा? यस मैम। ओके, तो अब हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर के टाइप्स पढ़ेंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या है कि 3 कंडीशन हो सकती है। क्या? कि 100 रुपए का हमारा प्राइस था, 99 का मेरा स्टॉप लॉस था और मार्केट ने जो लॉस हो गया मेरा 1 रुपए का हो गया, कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये इसमें मार्केट प्राइस लिख रहे हैं ना, यानी कि मार्केट तो अब हो सकता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, तो ये जैसे ही मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मतलब सेल होने वाला था, वो इतने में 99.5 हो गया हो, यानी कि अब मेरा थोड़ा सा लॉस कम हो गया, 0.5 लॉस कम हुआ ना, क्योंकि नेक्स्ट मार्केट प्राइस कितना था, 99.5। अब मार्केट जैसे ऊपर वॉलेटाइल हो सकती है, वैसे नीचे भी हो सकती है, अब 98.5 भी मेरा लॉस हो सकता है। ये स्टॉप लॉस मार्केट के केस में है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा हो, मेरा स्टॉप लॉस हिट होते ही उस प्राइस पे सेल हो जाना चाहिए मेरा शेयर। ये समझ में आया? एक तो आइडियल सिचुएशन हो गई कि ऑर्डर गेट एक्टिविटी एट 99 रुपीज। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है कि 99 पे स्टॉप लॉस था और 99.50 पे एग्जीक्यूट हुआ है, और 99 पे स्टॉप लॉस था, तीसरा सिचुएशन 98.50 पे हुआ है। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है बहुत ही वर्सेटाइल जो हुई सिचुएशन उसके केस में है। ठीक है, अब जो हमारे ट्रिगर प्राइस और जिस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हुआ है उसको हम लोग स्लीपेज बोलते हैं। ये जो प्राइस डिफरेंस आया है इसको हम लोग स्लीपेज बोलते हैं, इसको हम लोग स्लीपेज बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? मैंने स्टॉप लॉस मार्केट में ये था कि मेरा जैसे ही 99 हिट होगा ना, नेक्स्ट मार्केट प्राइस जो होगा उस पे वो सेल हो जाए। स्टॉप लॉस लिमिट में क्या है कि मैं चाहती हूँ मेरा 92 पे ही जो स्टॉप लॉस है वो है, अगर वो उस पे वॉइस कट रही है। आपकी मेरी वॉइस कट रही है? हेलो हेलो हेलो, यस, अब ठीक है? अब से आ रही है। ओके ओके, ठीक है। लिमिट ऑर्डर में क्या है कि मैं चाहती हूँ मेरा जो ऑर्डर है वो 99 पे ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब क्या है कि वो हमारा जो एसएल, इसमें 92 का एग्जांपल ले रखा है, इसमें 92 पे एसएल जो है वो हिट हो जाए। अब 92 पे प्राइस गया ही नहीं,
या तो प्राइस 92.1 रह गया या फिर 91.9 रह गया, ठीक है, यानी कि उसको टच नहीं किया। अब उसमें क्या लॉस हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ है तो वो और ज्यादा नीचे जा सकता है प्राइस। इसलिए लिमिट ऑर्डर में हमेशा ये रिस्क रहता है कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल सिचुएशन में वो 92 पॉइंट आया ही नहीं, वो 91.1 रह गया, 92 को टच ही नहीं किया, ठीक है। तो ये आइडिया सिचुएशन हो सकती है कि 92 को टच कर दिया, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट थी तो नहीं किया टच। ये हो गया मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में। तो हम लोग प्रैक्टिकली इसमें देख रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर यानी कि मैं चाहती हूँ कि जिस मार्केट में प्राइस में मार्केट में जो प्राइस हो उसमें मुझे शेयर मिल जाए। लिमिट जो मैंने इसमें प्राइस डालूंगी उसी पे ही मुझे वो ऑर्डर चाहिए। अगर वो प्राइस आता है तो मुझे वो ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा पूरे दिन में, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, मार्केट ऑर्डर मैंने अभी डिस्कस किए। तो इसमें यही था, और ये तुम लोग खुद एक्सप्लोर कर देना। निफ्टी का प्राइस चल रहा है, सेंसेक्स का क्या प्राइस चल रहा है वो उसके बारे में बता रखा है। 16,985 पे आज ऊपर गई है निफ्टी, ठीक है, ये 0.08%, और सेंसेक्स भी ऊपर गया है, उसका जो प्राइस चल रहा है 57,634 चल रहा है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में मैंने बताया था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स हैं जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में से टॉप कंपनीज को चूज करते हैं, फिर अपना इंडेक्स बताते हैं, ठीक है। फार्मा सेक्टर में से अलग, बैंकिंग सेक्टर में से अलग, एग्रीकल्चर सेक्टर में से अलग, ये हमने पढ़ा था। इधर आपकी स्टेटस बता देगा उस पर्टिकुलर के लिए कि आपने कितना प्रोडक्ट सेल किया है। ये आपको पोर्टफोलियो भी होगा। एक्चुअली मैंने लैपटॉप में कभी यूज नहीं किया, मोबाइल में किया है। तो उसमें आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सी आपने कंपनी का खरीदा हुआ है, डिलीवरी है, इंट्राडे है, क्वांटिटी कितनी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना रहा है, तो वो सब इसमें दिखेगा आपको। तो प्रैक्टिकल वालों को मतलब प्रैक्टिकल आपको समझ में आया कि कैसे यूज Yes. करना है? हाँ जी, ओके। तो मैंने इसके अलावा जो पढ़ाया था और बताती हूँ उसमें क्या था। फिर ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट का बताया था कि अगर किसी ने आईपीओ में शेयर्स खरीद लिया तो उसको सेल भी करना होगा, तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में कर सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। ओवर द काउंटर पर बहुत छोटी मार्केट होती है ओवर द काउंटर, जिसमें फिजिकली होता है, मतलब फेस टू फेस होता है, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं होता है। फिर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नोट एक फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट का फोटो निकाला था एक, जिससे कि उसका भी मैं एग्जांपल दे दूं। तो ये देखो, ज़ीरोधा है, ब्रोकर का नाम ज़ीरोधा है, ठीक है। इसमें सारी डिटेल लिख रखी है कि कहाँ पे ऑफिस है, जो है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर लिख रखा है कि कौन सा नंबर है, ये एग्जाम्पल के है, एग्जाम्पल है बस। ट्रेड डेट लिख रखी है कि कौन सी डेट पे ट्रेड हुआ है। फिर क्लाइंट का नाम, उसका एड्रेस, क्लाइंट पैन कार्ड नंबर। आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो, अभी अब ठीक सही है? आ रही है। ओके। तो मैं ये बता रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रैक्ट नोट ऐसा सा दिखता है। तो ये कंपनी का नाम लिख रहा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रही है, ब्रोकर का नाम लिख रहा है, सॉरी। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर कितना है वो लिख रहा है, ट्रेडिंग डेट क्या है कि किस डेट पे ट्रेड किया गया है, फिर नेम क्या है क्लाइंट का, एड्रेस, उसका पैन नंबर, यूसीसी ऑफ क्लाइंट, ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बैक ऑफिस कोड, ये सब जो है। ये बैक ऑफिस कोड वो होता है जो हम लोग अपने क्लाइंट्स, मतलब ब्रोकर जो है वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं, ठीक है। फिर सेटलमेंट नंबर क्या है, सेटलमेंट डेट बता रखी है, और फिर ये इक्विटी है, इक्विटी में बता रखा है। फिर उसके अलावा इसमें ऑर्डर नंबर कितना है, ऑर्डर की टाइमिंग क्या थी, इसमें भी डिटेल फिल नहीं हो रखी है ज़्यादा, जैसे यहाँ पे नहीं हो रखी, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर है, ये इसमें ऑर्डर टाइमिंग ये थी, फिर ट्रेड नंबर ये है, ट्रेड टाइमिंग ये है। सारी जो हमारी जो मैंने बताया था कि सारा जो है ये रिसीट की तरह होता है, इसमें सारी डिटेल्स हमें दी जाती है कि हमने ऑर्डर कितने पे प्लेस किया था, उसमें प्राइस लिख रहा है। फिर ब्रोकरेज भी लेता है, ब्रोकर जो आपने ब्रोकरेज चार्ज करता है उसका प्राइस ऐड होके इसमें नेट प्रॉफिट, नेट रेट आ जाता है, सॉरी। तो इसमें ब्रोकरेज दिखा नहीं रखा है कि कितने चार्जेस हैं। फिर इसमें टैक्सेस बता रखे हैं साथ में कि इसकी पे इन पे आउट वैल्यू तो ये है, फिर टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि ब्रोकरेज कितनी लगी है, फिर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना है, फिर क्लियरिंग चार्जेस बता रखा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये हमें पता है, सेंट्रल जीएसटी टेस्ट, और स्टेट का फिर ये इंटरस्टेट, सॉरी। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है शेयर्स के ऊपर, एसटीटी हम इसको बोलते हैं। फिर सेबी टर्नओवर फीस,
स्टैम्प ड्यूटी, नेट अमाउंट रिसीवेबल ऑफ बाय क्लाइंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं, तो उसकी डिटेल्स वहाँ पे हो गई। तो ये सब हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक एग्जाम्पल है जो मैंने कल पढ़ाया था। एक इसका हो गया। फिर मार्केट सेशंस, आप लोग जब मार्केट को लाइव देखोगे तो आप उसको देख पाओगे फिर कि 9 से लेकर 9:15 तक आपको जो प्राइसेस है ना वहाँ पे प्री मार्केट सेशन लिखा आएगा, आप कभी नोटिस करो तो। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का मैंने बता दिया। गैप अप गैप डाउन का आपको पता है। एक गैप अप गैप डाउन का मैंने बताया था कि जब मार्केट प्रीवियस डे से ऊपर ओपन होती है तो हम उसको गैप अप बोलते हैं, और उससे नीचे ओपन होती है तो हम लोग उसको गैप डाउन बोलते हैं। बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेंजेस ना आए, उसको हम लोग अनचेंज्ड बोलते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है पर होता है। और फिर हम लोग शेयर ऑक्शन के बारे में पढ़ा था। शेयर ऑक्शन अभी हम बाद में भी आएगा, उसमें और डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम कुछ टॉपिक्स और न्यू कवर करते हैं। किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? फिर हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछना। Yes. ओके। तो जब आप लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको एक बिड आस्क का भी दिखेगा। ये बिड आस्क क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। बिड आस्क बी से याद रखिए, बेस्ट बाइंग प्राइस, आस्क बेस्ट सेलिंग प्राइस। इसमें क्या है कि बायर जो है उस पर्टिकुलर शेयर के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है, यानी वो किस प्राइस पे उसको बाय करना चाहते हैं। और आस्क क्या है कि सेलर जो है उसको किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, गूगल से लिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वांटिटी बता रखी है कि एक बायर है जो कि 55 क्वांटिटी 1077.80 पैसे में खरीदना चाहता है, और दूसरी तरफ जो सेलर है वो उसको 1077 पैसे में नहीं बेचना चाहता, उसको 1078 पैसे में बेचना चाहता है, और वो 100 क्वांटिटीज बेचना चाहता है। तो ये समझ में आया कि बीड और आस्क में क्या है। और इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं कि ये जो है करंट मार्केट प्राइस से यूजुअली हायर होता है और ये लोअर होता है। क्यों? क्योंकि सेलर तो हमेशा चाहेगा ना कि उसको ज़्यादा प्राइसेस मिले, और जो बायर है वो चाहेगा कि उसको कम प्राइस पे सेल करना पड़े, इस वजह से। फिर जो ये बिड रेट होती है हमेशा आस्क रेट से कम होगी, और आस्क रेट जो है बिड रेट से ज़्यादा होगी। फिर एक सेकंड, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो बिड आस्क का मतलब समझ में आया कि जब आप लोग मार्केट ट्रेडिंग को देखोगे तो बिड आस्क आपको दिखाई देगा वहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद। क्योंकि अभी हम लाइव ट्रेडिंग नहीं हो रही है, उसके अलावा उसमें शो भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ट्रेड एग्जीक्यूशन, आपने कोई ट्रेड किया है, बाय या सेल किया है, तो वो आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट होना बोलते हैं। फिर ट्रेडिंग सिस्टम होता है, 2 टाइप्स होता है, ओपन आउट का है, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ओपन आउट का अभी नहीं होता है। आपने गुरु मूवी देखी हो या फिर आपने स्कैम 1992 देखा हो। एक सेकेंड, गुरु मूवी देखी हो या फिर स्कैम 1992 देखा हो, ये हर्षद मेहता स्कैम जो है, तो उसमें आपने देखा हो तो वो ऐसी कुछ कुछ उंगलियां करके कुछ इशारा करते हैं, सब बाय ब्रोकर और जो क्लाइंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, प्राइसेस बताते हैं, शेयर्स को फिजिकली जो है वो लोग खरीदते हैं, बिड लगाते हैं, ऑफर प्राइस बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गुरु मूवी का लिख रखा है। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई तो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी। ठीक है, सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगा, तो उससे वो जो है वो सिस्टम खत्म हो गया। जैसे बीएससी और एमएससी एमसीएस हमने के बारे में पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज आ गया। तो ट्रेडिंग सिस्टम 2 टाइप्स के, ओपन आउट के, ऑनलाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। फिर हमने ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। फिर होता है आईओसी ऑर्डर। आईओसी मतलब कि इमीडिएट और कैंसिल, या तो अभी एग्जीक्यूट हो जाए नहीं तो कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसी मार्केट प्राइस पे मुझे चाहिए अभी की अभी। इट इज एन ऑर्डर वेयर द ट्रेडर वांट्स टू इमीडिएटली एग्जीक्यूट हिज बाय सेल ऑर्डर एंड इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, द ऑर्डर गेट कैंसिल्ड। ठीक है, अगर ये अभी नहीं हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा तभी के तभी। लेकिन जीटीसी इसका अपोजिट है, गुड टिल कैंसिल, यानी कि जब तक मैं कैंसिल ना करूं तब तक वो ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में रहेगा। ठीक है, तो उसका बता रखा है ये।
ये जब मैं कैंसिल कर दूंगी तो वो अट जाएगा, और नहीं तो और जब तक प्राइस वो आएगा तो हमें मिल जाएगा। फिर हम जो कोई भी ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है वो अपनी ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता है। उसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आता है, आपको जब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो वो हमें ऑप्शन मिल जाता है वहाँ पे। फिर बुलिश या बियरिश का कल परसों में किसी ने पूछा था तो मैंने उसके बारे में बताया था, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। बुलिश में क्या होता है, जब कोई इन्वेस्टर मार्केट को लेके पॉजिटिव है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उसको बुलिश बोलते हैं। बेयरिश यानी कि जो इन्वेस्टर है वो मार्केट को लेके नेगेटिव है कि मार्केट नीचे जाएगी। बुल रन होता है बहुत टाइम तक मार्केट ऊपर जा रही है, सस्टेन्ड राइज इन शेयर प्राइस, उसको हम लोग बुल रन बोलते हैं। क्योंकि बुल जो है अपने शिकार को नीचे से ऊपर लेके मारता है, तो हम लोग ऐसे मानते हैं बुल जो है अपिंग का प्राइस यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है उसका प्रतीक है। और बियर जो है ऐसे ऊपर से नीचे उसको हमला करते हैं अपने शिकार को, तो ऐसा मानते हैं कि बियर मतलब प्राइस डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इसको बियर रन यानी कि बहुत टाइम से प्राइस जो है वो डाउन जाते जा रहे हैं। फिर समटाइम पीपल से कि आई एम लॉन्ग ऑन द मार्केट, आई एम शॉर्ट ऑन द मार्केट। इसका मतलब क्या है कि मैं मार्केट को लेके पॉजिटिव हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी यानी कि वो लॉन्ग है, और शॉर्ट यानी कि वो कह रहे हैं कि नीचे जाएगी। फिर इसके अलावा मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। फिर अपने यहाँ पे क्या है कि जो रेड कलर होता है जब मार्केट नीचे जा रही होती है, ग्रीन कलर होता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है। लेकिन चाइना में इसका उल्टा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा सेम सही है, लेकिन चाइना में क्या है, रेड मतलब ऊपर और ग्रीन मतलब नीचे। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां पे ऐसा माना जाता है ये कलर बहुत अच्छा है, उनका फ्लैग भी रेड है, तो ये अच्छा कलर माना जाता है, इस वजह से इसको वहां पे ये उल्टा है। वहां पे रेड मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, और ग्रीन मतलब नीचे आ रही है। शॉर्ट सेल का हमने डिस्कस किया था, सेल फर्स्ट बाय लेटर, लेकिन वो जो ट्रेड है हमें उसी पर्टिकुलर डे एग्जीक्यूट करना होता है, नहीं तो शेयर ऑक्शन में चले जाएंगे। ये शेयर ऑक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल कि अगर आपके प्राइसेस जो हैं, मान लो आपने 100 रुपए का जो शेयर था आपने खरीदा था, आपको लगा था मार्केट ऊपर जाएगी 150 तक, वो पहुंच भी गई, लेकिन क्या हुआ, 120 150 बहुत ज्यादा हो गया, 120 तक वो पहुंच भी गई, लेकिन आप जो है 3:30 तक उसको ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करना भूल गए, यानी कि आपने खरीदा है तो बेचना भूल गए, बेचा है तो खरीदना भूल गए। तो स्क्वायर ऑफ करने का मतलब ये होता है। अब क्या हुआ कि जो आपका ब्रोकर है वो कुछ करेगा इसमें। अब वो क्या करेगा कि वो दूसरे ब्रोकर से कांटेक्ट करेगा। अब प्राइस तो उसका 120 हो गए थे, आपको ये प्रॉफिट होने वाला था 20 रुपए का, लेकिन आपने ट्रेड टाइमली एग्जीक्यूट नहीं किया, इस वजह से क्या है कि अब दूसरा ब्रेकर अपने हिसाब से नेगोशिएट करेगा कि मैं इसको 110 में लूंगा, 105 में लूंगा। चलो मान लो उसने 110 में भी ले लिया, तो ये भी 100 से तो ज्यादा ही है ना, फिर भी आपको ये 10 रुपए नहीं मिलेंगे, वो IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएंगे, ठीक है। और और ये अगर लॉस आपका होता है तो आपको अगर ये बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होता ना, सेबी पेनल्टी भी चार्ज कर सकती है, आपको लॉस होता है तो आप ही उसको पे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर ऑक्शन के बारे में। फिर अभी आज इतना ही रखते हैं, मैं कल जो ये थोड़ा सा और बाकी है बेसिक्स के लिए वो हम लोग कवर कर लेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा सा उसका बताऊंगी। फिर ये कल के थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं, तो अभी तक को कोई किसी को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया जो मैंने बताया? Yes. यस मैम। तो सब कुछ समझ में आ गया? इतने अच्छे से तो नहीं पढ़ाया होगा मैंने, सब कुछ समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, या तो आप सुन नहीं रहे हो। वो बच्चे देखो मैंने आज मैं बोला था। तो सुन रहा हूँ। अच्छा, फिर भी ऐसे 10 ही बच्चे हैं क्लास में, कोई नहीं। यस मैम। और कुछ पूछना है किसी को, या ये बड़ी मैम रिवाइज स्टडी करना है? करके पूछेंगे कल। अच्छा अच्छा, हाँ आप ये करना, मैं आज PDF भेज दूंगी, और ये रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। एक्चुअली मेरे को यूट्यूब पे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मेरे को नहीं पता इसको ट्रांसफर कैसे करना है, मैं ये वाला ऐप यूज़ कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें एक ही ऑप्शन आता है उसको डालने वाला यूट्यूब पे, तो मैं उसको डाल देती हूँ। और किसी को कोई डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकता है। आप लोग वो यूनिटी वाला कर रहे थे, उसका क्या रहा?